उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की माननीय कुलाधिपति, हम सबकी श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, इस कार्यक्रम की माननीय मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि गोपाल जी, मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी और छोटी बहन श्रीमती रजनी तिवारी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी, कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे जी, कार्य परिषद और विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, संकाय के अध्यक्षगण, शिक्षकगण, समस्त अतिथिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया के बंधुगण, आंगनवाड़ी की उपस्थित कार्यकर्त्रीगण, विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएं, सभी आगंतुक बंधुओं, हम बनारस शहर में आए हैं, जिसको काशी भी कहा जाता है, वाराणसी भी इसका नाम है। वरुणा नदी और असी नदी के मध्य स्थित यह प्राचीन नगरी वाराणसी इसलिए कहलाती है। मुक्ति वाहिनी गंगा मैया के तट पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी है। काशी विश्वनाथ की नगरी, यानी शिव शंकर जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें एक यहाँ पर स्थापित है। ऐसी धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी ये बनारस है। और जिस विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा का अध्ययन किया है, वह तो विश्व के उस महान शख्सियत के नाम पर है जिसके फलसफे को, जिसके दर्शन को आज भी दुनिया मानती है, उसका अनुसरण करती है। ऐसे पूज्य बापू महात्मा गांधी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जिनके बारे में ये कहा जाता है, अहिंसा का जिन्होंने संदेश दिया और जिसके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, ऐसा ब्रिटेन उसको हिंदुस्तान से बाहर किया सिर्फ अहिंसा के माध्यम से। वो विलक्षण शख्सियत के नाम से आपका विश्वविद्यालय है। तो ऐसे प्रभावी शख्सियत के नाम के विश्वविद्यालय में और ऐसी धार्मिक नगरी में आपने उपाधि ग्रहण की है। मैं सभी छात्र छात्राओं को उसके लिए बधाई देता हूं। कुछ लोगों ने मेडल्स प्राप्त किए हैं, कुछ लोग उसके लिए प्रयासरत रहे होंगे, कुछ को सफलता मिली, कुछ से सफलता छूट गई, लेकिन प्रयास सबने किए होंगे, करने भी चाहिए। लेकिन अगर सफलता छूट जाती है तो जीवन की असफलता नहीं है वो। ऐसे सभी छात्रों को मैं अटल जी की एक पंक्ति भेंट करना चाहता हूं, समर्पित करना चाहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आप सब कोशिश करते रहेंगे, अटल जी के इस वाक्य को अपने ध्येय वाक्य बनाएंगे, चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। महामहिम की एक पुस्तक है, चुनौतियां मुझे स्वीकार हैं, उसको पढ़िए। इन सबसे
महापुरुषों का अनुकरण और अनुसरण करने की प्रेरणा मिलती है। साथ में ही सभी माता पिताओं को बधाई, सभी गुरुओं को बधाई, क्योंकि इनके माता पिता के त्याग, बलिदान और संघर्ष के बिना बच्चों ये मुकाम आप हासिल नहीं कर सकते थे। उन्होंने कितना त्याग किया है आपके लिए, संघर्ष किया है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। ऐसे गुरुओं ने जो आपके साथ श्रम किया है, आपको मार्गदर्शन दिया है, जो दिशा निर्देशन किया है, वह नहीं होता तो शायद ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव। आप सबको याद रखना होगा ता जिंदगी, इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। हमेशा इनके सेवा में, इनके स्मरण में जीवन को चलाना चाहिए। आज दीक्षांत समारोह है आपका। अब आप एक नए द्वार पर खड़े हैं, अपने भविष्य को तलाशेंगे, जीवन को उससे तराशेंगे। ये दीक्षांत समारोह आपको डिग्री दे सकता है। उस डिग्री को जीवन में सार्थक आपको बनाना होगा अपने कृतित्व से। दीक्षांत आपको डिग्री से अलंकृत कर सकता है, एक उपाधि से अलंकृत कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा जीवन मूल्यों में उत्कृष्टता लाना ये आपका काम होगा। जो भविष्य में आप अपना मार्ग चुनेंगे, उस मार्ग के माध्यम से यह मुकाम हासिल करना होगा। डिग्री आपको पढ़े लिखे होने का एक प्रमाण पत्र दे सकता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध की चेतना आपको अपने अंदर जागृत करनी होगी। यही डिग्री का पाने का असली उद्देश्य होना चाहिए। इसमें समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी जैसा मैंने बताया, परिवार और गुरुओं की भूमिका, समाज की भूमिका भी है, देश की भूमिका भी है। ये डिग्री आपको यूं ही हासिल नहीं हो गई है कि आपके प्रयासों से ये जो संसाधन आपके विश्वविद्यालय का होगा, जो देखा होगा आपने, जहां पढ़े हैं आप, उसके जुटाने में समाज का हाथ है, उसको बनाने में सरकार का हाथ है, पूरे देश का हाथ है, देश की जनता का टैक्स से वो बनता है। तो हम इनके लिए क्या कर रहे हैं, ये दायित्व बोध भी हमारे अंदर होना चाहिए। पूरा देश, परिवार, समाज, जनता आपको उस डिग्री के लिए लगती है, तो आप देश को क्या दे रहे हैं? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव अपने अंदर संजोकर अपने जीवन के लक्ष्यों को तय करना होगा। देश ने हमें इस लायक बनाया। यदि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को हम पूरा नहीं कर पाए तो शिक्षा अधूरी रह जाएगी। डिग्री हासिल कर ली लेकिन शिक्षा अधूरी रह जाएगी। इसको पूर्ण करना है। अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता जिंदगी भर याद कर उनको पूजना है। हमारा अनुभव है, आप लोगों को भी देखने को मिलता होगा कि परिवारों में माता पिता की उपेक्षाएं होती हैं, ऐसे परिवार भी होते हैं और इस हद तक चले जाते हैं कि उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। जो ऐसा करते हैं
मैं कहता हूं कि इनकी डिग्री तो हासिल कर ली होगी, शिक्षा उनकी अधूरी रह गई है। ऐसी हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस दायित्व को हम को ग्रहण करें, उस दायित्व का बोध होकर राष्ट्र के प्रति हम क्या कर सकते हैं, उसमें उत्कृष्टता कैसे ला सकते हैं, ये हमको सोचना होगा। इसका उदाहरण जीता जागता हमारे महामहिम हैं। इनकी काबिलियत ने, इनकी योग्यता ने, व्यवस्था ने इनको देखा, इनको राज्यपाल बनाया। उम्र के इस पड़ाव में राजभवन में बैठ के आराम भी कर सकती थी, लेकिन दायित्व बोध, राष्ट्र के प्रति कुछ करने की तमन्ना आप लोगों ने देखा नहीं, हमने देखा है। इस विश्वविद्यालय के जिन्होंने नैक ग्रेडिंग की अभी जिक्र कर रहे थे आपके कुलपति महोदय, वो हासिल करने में कितनी कड़ी मेहनत महामहिम ने की है, आपको अंदाज नहीं है। कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी दुर्दशा थी, मुझे कहने में हिचक नहीं है इस मंच से। जब से महामहिम ने कमान संभाली, रैंकिंग जो होती है, जिसमें ग्रेडिंग मिलती है, उस ग्रेडिंग में उत्तर प्रदेश का कहीं स्थान नहीं था। इनकी मैराथन मीटिंग, दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन और परिश्रम, उसका परिणाम हुआ कि नैक रैंकिंग में मात्र उच्च शिक्षा में, अभी मैं कृषि की और मेडिकल की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मात्र उच्च शिक्षा में A++ ग्रेडिंग में उत्तर प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय आ चुके हैं। A+ ग्रेडिंग में 2 विश्वविद्यालय, A ग्रेडिंग में 2 विश्वविद्यालय। अभी B+ वगैरह की चर्चा नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो तो संख्या ज्यादा है। QS वर्ल्ड रैंकिंग, जो कभी सुना नहीं था उत्तर प्रदेश की शिक्षा जगत ने, उसमें उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय। QS एशिया रैंकिंग 6 विश्वविद्यालय। UGC ग्रेड 1 कभी नहीं आया उत्तर प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय, आज 3 विश्वविद्यालय इसमें है। शोध गंगा में भारत के प्रथम 40 विश्वविद्यालयों में अकेले उत्तर प्रदेश के 8 विश्वविद्यालय हैं। पहले देश के प्रथम 500 में उत्तर प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, आज प्रथम 100 में 3 विश्वविद्यालय हो चुके हैं। यह सब देन हमारी महामहिम की है, उनके उस दायित्व बोध की है जो उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना निभाया है। हमारे मुख्यमंत्री ने भी काम किए हैं। जहां महामहिम ने उच्च शिक्षा को एक निखार दिया है, तो उन्होंने उच्च शिक्षा को प्रसार दिया है। कल्पना कीजिए, इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी जी के कार्यकाल से पहले उत्तर प्रदेश में 6 कमिश्नरियां ऐसी थीं जिसमें सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे। क्या कर रहे थे पुराने लोग? आज सभी कमिश्नरियों में सरकारी विश्वविद्यालय खुल गए हैं। यह उपलब्धि दी है उन्होंने। यानी अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति पर उच्च शिक्षा कैसे पहुंचे, यह दायित्व बोध था, उन्होंने पूरा किया। मोदी जी तो इस बात का विलक्षण उदाहरण है, हमारे नेता, कि किस तरह उन्होंने देश के परिवेश को बदला, देश को बदला। आज हम लोग सिर उठाकर कहते हैं कि मैं उस देश का वासी हूं जिस देश का नेता मोदी है। एक परिवर्तन ला दिया। यहां तक कि बनारस, यह भूमि भी निर्वाचन भूमि है उनकी।
गली गली कूचा कूचा सुधर गया है। यहाँ की सूरत और सीरत बदल गई है। मैं पहले भी बनारस आया हूं, अब भी बनारस आया हूं, लेकिन पूरा बनारस बदला हुआ दिखता है। आम जनता का जीवन स्तर सुधरा है यहां पर, और यही नहीं, पूरे देश का समृद्धि आपके द्वार पर पहुंची है। उन्होंने ऐसे कृतित्व किए हैं। इस देश की जनता को समृद्धि कैसे हो, कैसे देशवासी और देश आगे बढ़े, इस बोध, इस दायित्व बोध का उन्होंने जिस तरह निर्वहन किया है वो बेमिसाल है। इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ना, क्या आम बनारसवासी के जेब में पैसा बचा नहीं? पहले 4-5 लाख का स्लैब था, 12 लाख हो गई, टैक्स बचा, आपकी जेब आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुई क्या? हर इंसान की हुई। जीएसटी, इसमें जो सुधार हुआ है अभी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये आदमी की आवश्यकता होती है। आज किचन में आप चले जाइए, आंख मीच पर एक किसी भी वस्तु पे उंगली रख दीजिए, उसका टैक्स कम हुआ है। किसी भी वस्तु पर उठा के देख लीजिए, आप पाएंगे कि उस पर टैक्स कम हुआ है। कपड़ा सस्ता हुआ है, मकान बनाने के ईंट, सरिया, सीमेंट सस्ते हुए हैं। कर से कष्ट तो होते देखा था हमने, कर लगते थे, आम जनजीवन में कष्ट में आता था, लेकिन कर से कल्याण होते हुए पहली बार देखा है। मुझे जब इस शहर में आता हूं तो एक हुक सी उठती है। मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं, क्या उसमें कहीं बिरादरी देखी? क्या कहीं भेदभाव हुआ? कोई योजना जो जनहित की आई हो, हर अंतिम छोर पर बैठे हर व्यक्ति के पास पहुंची है। लेकिन इस हुक को मैं कहां ले जाऊं कि जब विश्व की इतनी बड़ी शख्सियत को कुछ लोगों ने बिरादरी पर, जाति की कसौटी पर कसा था, वह भी मुझे अफसोस देता है, पीड़ा होती है। मैं पीड़ा की अभिव्यक्ति करने से चूकता नहीं हूं। आप सब लोग पढ़ लिख गए हैं। शिक्षा इस बात को सिखाती है कि बिरादरी से, जाति से ऊपर उठकर इस देश के लिए सोचना होगा, तब कहीं परिवर्तन आएगा। मेरा नेता परिवर्तन के लिए लगा है, पूरे विश्व को चुनौती दे रहा है, और हम कहाँ हैं? बिरादरियों में उलझकर इतनी बड़ी शख्सियत को कसौटी पर कसते हैं। ये चिंतन का विषय है मित्रों। अभी वो मीनू बच्ची भाषण कर रही थी, विकसित भारत की कल्पना जो मोदी की उसको बता रही थी। उसका एक सेंटेंस आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, कि हमारा जो दायित्व है हम उसको पूरा करें, विकसित देश बनेगा। लेकिन क्या विकसित देश जातिवाद में उलझकर बनेगा? बिरादरीवाद में उलझकर बनेगा? विकसित देश जब बनेगा जब उस महायज्ञ में हम भी अपने कर्म की कोई आहुति दें और एक बड़े स्तर पर सोचें। आप सब लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है इतने बड़े विश्वविद्यालय में, इतने बड़े। मेरा नेता संकल्प लेता है कि विकसित भारत को बनाना है, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में इस देश को खड़ा करना है, तो आप सबकी बदौलत लेता है। वो संकल्प ले रहे हैं और आपको संकल्प दे रहे हैं, इसको याद रखना होगा। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत, बिरादरीवाद से ऊपर उठता भारत, प्रगति करता भारत, आगे बढ़ता भारत, देश का भविष्य उज्जवल होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा।
मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हुआ कि इस महायज्ञ में आप आहुति दें, विकसित भारत की जो मोदी जी ने सुना है, सोचा है, और अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत।